नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी बद्रीनाथ और मैंगलोर सीट के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस को अपनों पर विश्वास है। उसने मैंगलोर से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन और बद्रीनाथ से लखपत बुटोला पर दाव लगाया है। हालांकि वह पहले बीएसपी में रह चुके हैं। लखपत बुटोला 1997 से कांग्रेस में है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। उत्तराखंड उपचुनाव में बीजेपी के दोनों उम्मीदवार बाहरी हैं। बीजेपी के बद्रीनाथ के उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी कांग्रेस से बीजेपी में आए और करतार सिंह भड़ाना बीएसपी से। ऐसे में कांग्रेस बोल रही है कि ये लड़ाई अपनों और बाहर वालों के बीच है। जिन लोगों ने पूरा जीवन बीजेपी और आरएसएस या संघ के लिए अपना समय बिताया, जनसंघ के लिए, वो आज किसी काबिल नहीं रह गए इनकी नज़र में। और इसका उदाहरण है ताज़ा लोकसभा में भी 100 से ज़्यादा विधायक बीजेपी के, जो संसद जो बीजेपी के जीत के आए हैं, वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। यहाँ उत्तराखंड में मंत्रिमंडल को देखेंगे तो आधे से ज़्यादा मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के। तो कांग्रेस के बिना बीजेपी का भी काम नहीं चल रहा है। और रही बद्रीनाथ की बात, तो हमारा भगोड़ा लड़ रहा है। वो भी कई लोगों के साथ रह चुका, कई लोगों को धोखा दे चुका। पहले सतपाल महाराज को दिया, फिर दूसरे को दिया, अब तीसरे को दिया है। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने नहीं आए थे। मैं तभी समझ गया था ये गड़बड़ करेंगे, लेकिन चलिए कोई नहीं, उन्होंने जो करना था फितरत के हिसाब से कर दिया और जनता बदली। उत्तराखंड उपचुनाव में बीजेपी के दोनों उम्मीदवार बाहरी हैं। बीजेपी के बद्रीनाथ के उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी कांग्रेस से बीजेपी में आए और करतार सिंह भड़ाना बीएसपी से। ऐसे में कांग्रेस बोल रही है कि ये लड़ाई अपनों और बाहर वालों के बीच है। जिन लोगों ने पूरा जीवन बीजेपी और आरएसएस या संघ के लिए अपना समय बिताया, जनसंघ के लिए, वो आज किसी काबिल नहीं रह गए इनकी नज़र में। और इसका उदाहरण है ताज़ा लोकसभा में भी 100 से ज़्यादा विधायक बीजेपी के, जो संसद जो बीजेपी के जीत के आए हैं, वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। यहाँ उत्तराखंड में मंत्रिमंडल को देखेंगे तो आधे से ज़्यादा मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के। तो कांग्रेस के बिना बीजेपी का भी काम नहीं चल रहा है। और रही बद्रीनाथ की बात, तो हमारा भगोड़ा लड़ रहा है। वो भी कई लोगों के साथ रह चुका, कई लोगों को धोखा दे चुका। पहले सतपाल महाराज को दिया, फिर दूसरे को दिया, अब तीसरे को दिया है। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने नहीं आए थे। मैं तभी समझ गया था ये गड़बड़ करेंगे, लेकिन चलिए कोई नहीं, उन्होंने जो करना था फितरत के हिसाब से कर दिया और जनता बदला लेगी। मंगलौर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार काजी मोहम्मद निजामुद्दीन बीएसपी के टिकट पर 2002 और 2007 में विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2012 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, मगर बीएसपी के सरबत करीम अंसारी से करीब 700 वोट से हार गए। सरबत मंगलौर से मौजूदा विधायक थे। उनके निधन के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बद्रीनाथ भी कांग्रेस की परंपरागत सीट है। यहाँ से इस बार कांग्रेस ने लखपत बुटोला पर दांव खेला है। वो 1997 से कांग्रेस में है। मैंगलोर विधानसभा सीट बीएसपी और कांग्रेस का, और बद्रीनाथ सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है। फिर भी बीजेपी को यहाँ से जीत की उम्मीद है। दोनों सीटों पर हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारा है। और जब कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, कोई सामाजिक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से सहमत होकर के, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत होकर के भारतीय जनता पार्टी से के साथ चलने का संकल्प लेता है, तो वो हमारा कार्यकर्ता है। और दोनों विधानसभाओं में, मंगलौर में करतार सिंह भड़ाना जी भी जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बद्रीनाथ से भी राजेंद्र भंडारी जी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। और हमने कार्यकर्ताओं को दोनों जगह टिकट दिया है। क्षेत्र की जनता की भी अपेक्षा रहती है कि उनको मजबूत नेता मिले, और ऐसा नेता मिले कि जो उनके क्षेत्र के लिए, विकास के लिए कुछ काम कर सके। तो दोनों का पिछला रिकॉर्ड भी ये रहा है कि अपने क्षेत्र के लिए उन लोगों ने खूब काम किया है। और अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में जब वो जीतेंगे तो अपने अपने क्षेत्र के लिए अच्छा काम करेंगे। 2022 में काजी निजामुद्दीन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, मगर बीएसपी के सरबत करीम अंसारी से 598 मतों से हार गए। यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय की चलती है और विधायक उसी समुदाय से होता है। ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल वाली सीट है। इस बार काजी निजामुद्दीन की टक्कर बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना से है, जो बीएसपी से आए हैं। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत बुटोला की टक्कर कांग्रेस से ही बीजेपी में आने वाले राजेंद्र भंडारी से है। लखपत बुटोला कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। काजी 19 जून और बुटोला 21 जून को नामांकन भरेंगे।
शुभांगी भट्ट के साथ अशोक कुमार, देहरादून, हिंदी खबर। तो चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ हनी पाठक, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मौजूद हैं। हनी पाठक जी का बहुत स्वागत है। शिषपाल सिंह बिष्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। शिषपाल जी का बहुत स्वागत है। मीनाक्षी घिल्डियाल, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे साथ हैं। मीनाक्षी जी का बहुत स्वागत है। दीपक राय जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ। दीपक राय जी, आपका बहुत स्वागत है। हनी पाठक जी, कांग्रेस कह रही है कि बिना हमारे इनका काम नहीं चलता, इनका गुजारा नहीं होता। जितने भी देख लो यहाँ से दिल्ली तक अधिकतर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं। सुनील जी, पहले तो आपको नमस्कार। बहुत दिनों बाद आपके साथ एंकरिंग में जुड़ी हूँ मैं, और धन्यवाद। और दूसरा, देखिए अभी मैं इनकी बाइट सुन रही थी करण महाराज जी की, इनके प्रदेश अध्यक्ष की। एक सड़क छाप व्यक्ति जिस प्रकार से बोलता है कि भगौड़ा तो ये तो वो, इस तरीके का शब्द जो अपने पुराने कार्यकर्ता है उसके लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भाषा मुझे नहीं लगता शोभनीय है। और मुझे ही क्या, जिस प्रकार से जनता देख रही है, जनता को भी नहीं लगेगा कि ये शोभनीय है। क्योंकि जब कोई जनप्रतिनिधि बन के, क्योंकि राजेंद्र भंडारी जी ऑलरेडी वो जनप्रतिनिधि थे, विधायक रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि को इस तरीके से, एक उन्हीं के पार्टी के जो रह चुके नेता है, इस तरीके का अभद्र शब्द बोलते हैं, तो उस बोलने से पहले सोचना चाहिए। दूसरी बात जो वो कह रहे भगौड़ा, तो कोई व्यक्ति किसी पार्टी से क्यों भागता है? ये अपने अंदर खाने, अपने वजूद को तलाशना चाहिए इनके प्रदेश अध्यक्ष को। जो गंदगी, जो तानाशाही इन्होंने अपनी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में उत्तराखंड में मचा रखी है, उसकी वजह से इनकी पार्टी को लोग छोड़कर हमारी पार्टी में आ रहे हैं। तो अतिथि देवो भव के तहत उनकी पृष्ठभूमि को देखते हुए अगर हमने अपनी पार्टी में उनको लिया, तो वो अब हमारे कार्यकर्ता है। वो हमारे प्रवासी कार्यकर्ता नहीं हुए, वो भारतीय जनता पार्टी के अब कार्यकर्ता है, अधिकृत कार्यकर्ता है। तो उनको हमने अगर टिकट दिया है, क्योंकि वो ऑलरेडी जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, जनता की डिमांड है। तो जनता की डिमांड को देखते हुए, जनता की सोच को देखते हुए, लेकिन करण महाराज कह रहे हैं कि धोखेबाज भी हैं वो कभी भी धोखा दे देते हैं। उनको धोखा देने वाला व्यक्ति धोखेबाज हुआ, ये कहाँ तक उचित है? वो तो उत्तराखंडियत पर थूकते हैं। वो तो पौड़ी में जाकर जनसभा में कहकर आए कि मैं गढ़वालियों पर थूकता हूँ। तो वो व्यक्ति कैसे धोखेबाज नहीं हुआ, जो अपने उत्तराखंड में रह रहा, उत्तराखंड की खा रहा, उत्तराखंड की पी रहा, और फिर भी उत्तराखंडियत को थूक रहा। अब वो मैं समझ लेता हूँ शिषपाल जी से। शिषपाल जी, भाई हनी पाठक जी कह रहे हैं कि भाई साहब आपको सवाल उठाने का नैतिक अधिकार ही खत्म हो गया, आप लोग खुद ही सवाल उठा देते हो। देखिए सुनील जी, हनी पाठक जी अति उत्साह में रहती हैं, अच्छी बात है, रहना भी चाहिए। लेकिन आदरणीय करण महाराज जी ने निश्चित तौर पर वही बात की जो वास्तविकता है, जो सच है, और सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। राजेंद्र भंडारी जी आज भले ही इनके लाडले दुलारे हो गए हों, लेकिन ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कुछ दिनों पहले तक उनको महाभ्रष्ट बताने का काम कर रही थी। उन्हीं को छोड़िए, उनकी पत्नी के को भी महाभ्रष्ट बता रही थी। तमाम मुकदमे इन्होंने उन पर दर्ज करवा रखे थे, तमाम जो है गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकी हुई थी, तमाम तरीके से भाजपा उनको डराने का, धमकाने का काम कर रही थी। आज वो इनके कार्यकर्ता हो गए। हाँ, 1.5 महीने से वो भाजपा के कार्यकर्ता है, इसमें बिल्कुल सच्चाई है, इससे कोई नकार नहीं सकता। और 1.5 महीने से ही जो है करतार सिंह भड़ाना भी भाजपा के कार्यकर्ता है। उनकी पृष्ठभूमि जरा चेक कर लीजिए, और कितने दिन तक वो भाजपा के कार्यकर्ता रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात सच्ची है सुनील जी, कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पीठ में ही छुरा नहीं भोंका, उन्होंने बद्रीनाथ की जनता के जनादेश का भी अपमान करने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी को दोनों उपचुनाव में अपनी पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस योग्य नजर नहीं आया कि उसको विधानसभा का जो है चुनाव लड़ा सकते। करतार सिंह भड़ाना को तो फरीदाबाद हरियाणा से आयात करके लाए, किस बिना पर लाए ये समझ में नहीं आ रहा। भाजपा का कार्यकर्ता ही नहीं समझ पा रहा। वो कह रहा है कि हमने दरी बिछाई, हमने जो है झंडा उठाया, हमने ताली बजाई, थाली बजाई, उसके बाद भी हमें टिकट योग्य नहीं समझा। भाजपा के लोग जो है खुली जबान से न कह रहे हो, दबी जुबान से ये बात कह रहे। और ये है भारतीय जनता का जो है सबसे बड़ा संगठन, ये है भाजपा का कैडर बेस कार्यकर्ता का सम्मान। तो भाजपा आज जो है अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए भले ही जो है राजेंद्र भंडारी और करतार भड़ाना के सम्मान में कसीदे कड़े, लेकिन सच्चाई जो है मंगलोर और बद्रीनाथ की जनता जानती है सुनील जी, उससे कोई नकार नहीं सकता। बद्रीनाथ में आपने लखपत बुटोला जी को मौका दिया है। लखपत बुटोला जी कई बार हमारे साथ रहे हैं चर्चा में, लेकिन क्या ये माना जाए कि वो राजेंद्र भंडारी को टक्कर देंगे?
निश्चित तौर पर सुनील जी, अगर आपको लखपत बुटोला जी की पृष्ठभूमि पता हो, वो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, वो जो है बद्रीनाथ की जनता के हर सुख दुख में शामिल रहते हैं, उनकी लोकप्रियता है और लगातार 2 बार से वो टिकट के वहां पर दावेदार थे। अब देखिए उनका भाग्य है, राजेंद्र भंडारी जी चले गए भाजपा की शरण में, और जो निश्चित तौर पर अब बद्रीनाथ की जनता ठीक है शिषपाल जी के सपनों को साकार करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक, उम्मीद है ऐसा कहीं अवसर शिषपाल विज जी को भी मिले ताकि हम उस पर भी चर्चा करें कि शिषपाल विज जी, मैं आऊंगा हनी पाठक जी आपके पास आऊंगा। अभी हमारे साथ मीनाक्षी भी हैं। मीनाक्षी जी, कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं दोनों ही सीटों पर, क्या आपको लग रहा है इन दोनों उपचुनाव में, मैंगलोर और बद्रीनाथ वाले में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भाजपा नैतिकता और अशोभनीय इस तरह की बातें तो ना ही करे तो बेहतर होगा। आप देख लीजिए कि जो बद्रीनाथ का उपचुनाव है, ये तो जनता पर थोपा गया चुनाव है। आप ये बताइए कि जो भी इस उपचुनाव में खर्चा होगा, क्या वो राजेंद्र भंडारी जी की जेब से जाएगा या वो भाजपा अपनी जेब से खर्चा करेगी? ये जिस नैतिकता की ये बात कर रहे हैं, उसी नैतिकता को ताक पे रख के आज बद्रीनाथ का चुनाव हो रहा है। हमारा राजेंद्र भंडारी जी से सवाल है कि बताइए कि आप ऐसा कौन सा कार्य था जो आप विधायक बनके उस क्षेत्र के लिए नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये साफ नजर आता है कि उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं, जो उनकी अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षाएं, उनको पूरा करने के चक्कर में इन्होंने बद्रीनाथ की जनता पर ये उपचुनाव थोपा है। मेरे हिसाब से तो बद्रीनाथ की जनता को इस उपचुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के दल पतलू जो नेता हैं, जिन्होंने, आप ये सोचिए, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हुई हैं। एक तरफ राजेंद्र भंडारी जी खुद ही कहते थे कि पिछले बार भी हमें, हमारे पर बोली लगाई गई, हमें खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन हम नहीं बिके। तो अब ये बताइए कि इस बार ऐसा क्या शगुफा दिया या क्या लालच दिया जो ये बिक गए? और कहीं ना कहीं जब इन्हें टिकट दिया गया तो ये साफ नजर आ गया कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं ये बात कहाँ से आई कि ये बिक गए या खरीदे गए या क्या, ये बात कहाँ से आई? स्वयं आप राजेंद्र भंडारी जी के पुराने इंटरव्यू देखिए, वो स्वयं ये बात करते हैं, स्वयं ये बोलते हुए नजर आए थे कि हमें पिछली बार भी खरीदने की कोशिश की गई थी, पिछले साल भी हमें खरीदने की कोशिश की अच्छा, खरीदने की कोशिश की गई तो वो बिके नहीं थे। इस बार तो अपना हृदय परिवर्तन करके आए भाई। बिल्कुल, वही हम हृदय परिवर्तन, वही तो हमें समझ नहीं आ रहा कि आप 10 साल से कैबिनेट मिनिस्टर थे, आप 2007 से 2017 तक कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं कांग्रेस के राज में, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। 15-20 सालों बाद इनका हृदय परिवर्तन हो रहा है, जबकि ये सिटिंग एमएलए है। सोचिए कि एक सिटिंग एमएलए। मीनाक्षी जी, विपक्ष में रह के आप कोई भी पद हासिल कर लो, समस्या वही रहती है, जो सत्ता की लालसा है ना, वो कोई भी नेता हो, कुछ भी हो, सब दल के लिए वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दूसरी बात ये, वो इस लिहाज से भी कि आज विधायक को अगर मंत्री बनने का अवसर मिल जाएगा, तो उन्होंने कहा विधायक रहते हुए जितना कार्य कर रहा हूं उससे 10 गुना ज्यादा कर लूंगा जनता के लिए, ये भी एक रहती है। ठीक है, वो अपने अपने विचार है। मैं दीपक राय जी आपके पास आ रहा हूं। सर, ये जो पूरा खाका तैयार हुआ, ये कहा जा रहा है कि ये जबरदस्ती थोपा गया चुनाव है और भाई साहब इसका तो अब विरोध होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ही पैमाना तय कर लिया जाए तो फिर बड़े बड़े नेता, चेहरे, राजनेता 2-2 जगह से चुनाव न लड़ें। वहाँ भी उपचुनाव, एक सीट तो छोटी पड़ जाती है, वहाँ उपचुनाव होता है, वो भी खर्चा जनता की जेब से जाता है ना। दीपक राय जी। जी सुनील जी, आपने सही कहा। देखिए, ये कानून जो है अभी भी बहुत ही मतलब इस पे बहस चल रही है कि एक तरह से ये राष्ट्रीय, एक तरह से बहुत बड़ी हानि भी कही जाएगी, आर्थिक क्षतिपूर्ति भी कही जाएगी कि जो 2-2 सीट पे लड़ने का नेताओं का प्राविधान है। इस पे मैं भी बहुत अधिक सहमत हूँ इससे कि हमेशा एक सीट पे जो एक ही आदमी एक सीट से लड़ सके, क्योंकि देखिए इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। आप 2-2 सीट क्यों लड़ते हैं? क्योंकि आपको कहीं कहीं ये भी लगता है कॉन्फिडेंस की कमी है कि आप नहीं जीत रहे, फिर दूसरी जगह लड़ जाइए। लेकिन ये एक तरह से नुकसान है। एक तो सही बात है कि जनता पे थोपी जा रही है चीजें, तो ये मैं भी सहमत हूँ। तो दूसरी तरफ ये भी देखिए कि जो अभी सभी फिर राजनीतिक पार्टियां अपने उसके बात कर रही थी कि नहीं ये हमारे पार्टी से जा रहा है, उसमें फिर उस पार्टी से हमारे आ रहा है। देखिए, आज की राजनीति का जो एक जो वो हो गया है, चरित्र हो गया है, तो ये आने जाने का है। जहाँ फायदा मिलता है, जहाँ कुर्सी मिली, जहाँ पद मिला, वहां पे चले गए। तो ये कहिए कि 25 साल से हम इस एक पार्टी में दूसरे में नहीं जा सकते। वो जो एक पैरामीटर बना हुआ था राजनीति का,
वो चीज़ नहीं रह गया। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आपने सही कहा कि एक तरह से ये थोपा जा रहा है दोनों उपचुनाव, कहीं भी इस तरह के उपचुनाव और ये पार्टी बदलने का चलन आज से शुरू थोड़ी नहीं हुआ भाई साहब, या ऐसा नहीं हुआ कि 14 से शुरू हुआ हो, लंबे अरसे से शुरू हुआ। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा राजनीति की देश में, सरकारें रही कांग्रेस की, और तब ऐसी स्थिति बनी कि कई नेताओं ने तब साथ छोड़ा जब सबसे ज्यादा आवश्यकता उनकी थी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। तो दल बदलने से लेकर और बाकी चीजों पर ये जो थोपने वाली या बहिष्कार चुनाव है, ठीक है, हृदय परिवर्तन हुआ, सीट छोड़ दी गई, अब जनता के बीच में जाएंगे तो परीक्षा में पास होंगे फेल होंगे वो जनता तय कर देगी। हनी पाठक जी सुन पा रही हैं? जी मैं जवाब दूं, बिल्कुल सुन रही हूँ, मैं जवाब दूं सबकी बातों का। जी पहले मैं अपने बड़े भाई शीशपाल बिष्ट जी को जवाब देती हूँ। इनका अभी कहना है कि इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। जनता ने आपको चुना और जनता को आपने नकार के वो सीट छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया। शीशपाल बिष्ट भाई साहब, बहुत पैसा खर्च होता है, सब कुछ होता है। राहुल गांधी जिसको आप स्टार्टर की तरह से बार बार यूज करते हैं, वो फेल होते जा रहे हैं। वो वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से चुनाव लड़े, अब वो रायबरेली में रहना चाह रहे हैं, वायनाड की सीट छोड़ना चाह रहे हैं और उसमें वहां वो प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारना चाह रहे हैं। तब उनको समझ में नहीं आया कि जनता ने उनको चुना है, ना कि प्रियंका गांधी वाड्रा को चुना है उस समय। जवाब तो देखिए, आपकी बात में आप फंसते हैं। दूसरी बात का जवाब मैं देती हूँ। ये कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त फलान डिकान, तो ऐसा इतिहास को अगर खंगाला जाए तो इतिहास इतना बदबूदार होगा कि शीशपाल बिष्ट भाई साहब शायद आप सूंघ भी नहीं पाएंगे। तो पहले इतिहास को जाने और इतिहास को जानने की समझने की शक्ति होनी चाहिए, सूंघने की नहीं। आप तो बेहोश करवाओगे। और सुनिए, मैंने कहा इतिहास इतना बदबूदार है आपका कि आप सूंघ भी नहीं पाएंगे। मेरा सेंटेंस ये रहा सुनील जी। तो ये दोनों बातों का मैंने जवाब दिया। तीसरी बात जो ये कह रहे हैं कि लखपत बुटोला जी, बिल्कुल देखिए ऐसा है, मैं उनको विजयी भव का तो आशीर्वाद नहीं दूंगी, लेकिन क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं तो मैं ये जरूर उनको कहेंगी कि आगे का भविष्य उनका ऐसा रहे कि उनको भगवान इतनी शक्ति दे कि जब वो हारे तो उनके साथ इतना ज्यादा उनके ऊपर दुखों का पहाड़ ना टूटे। चौथी बात का मैं जवाब आपको देती हूँ। देखिए ऐसा शीशपाल बिष्ट भाई साहब, आप इस चीज को माने ना माने, आप ये तो देखिए कि जो व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका, जो व्यक्ति कद्दावर नेता आपके यहाँ रह चुका, उसको क्या जरूरत आन पड़ी कि आपके वहां पर ऐसी क्या गंदगी उसको लगी कि वो आपकी पार्टी की रीति नीति से खपा हो गया। ठीक है, हम पर उंगली उठाने ठीक है, आपने सारी बातों का जवाब दे दिया। मैं जवाब लेता हूँ शीशपाल जी से। शीशपाल जी, इतिहास को सूंघोगे तो बेहोश हो जाओगे, बहुत बदबूदार है, ये तमाम सारी बातें। मैंने इसीलिए कहा कि इतिहास को जानने समझने की शक्ति पैदा करें, सूंघने की नहीं। देखिए सुनील जी, भाजपा की प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी जी जो है दो जगह से चुनाव लड़े। जरा ये नरेंद्र मोदी जी का इतिहास भी खोजे कि वो भी कहीं दो जगह से चुनाव लड़े या नहीं लड़े। तो आप दूसरे की तरफ जो है अगर उंगली उठाएंगे तो चार उंगलियां आपकी तरफ है। लेकिन राजेंद्र भंडारी जनता के जनादेश का अपमान करके कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा भोग करके गए हैं। और राहुल गांधी ने अच्छा एक बात बताओ शीशपाल भाई, एक सेकंड भाई, हनी पाठक जी बीच में नहीं। अपमान करने वाले से बदला लेना चाहती है और ये कह रहे हैं कि राजेंद्र भंडारी ने क्यों जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ी। तो जो मुकदमे इन्होंने उन पे दर्ज किए, जो उन पर गिरफ्तारी की तलवार जो है लटकी हुई थी, भाजपा में जाते ही आप देखिए उसके बाद कहीं उसका जिक्र हो रहा है। अच्छा शीशपाल भाई एक बात बताइए, एक सेकंड है वो चुनाव लड़ रहे हैं सर, एक सेकंड, एक बात बताइए, ये राजेंद्र भंडारी जी के जाने का दुख, ये अफसोस अभी भी है क्या कांग्रेस को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राजेंद्र भंडारी जी, भाजपा को मुबारक, कांग्रेस पार्टी बहुत आगे बढ़ गई है। और आप देखें हमारे, फिर आप काहे कह रहे हो कि छुरा भोंक के गए हैं, गद्दार हैं, धोखेबाज है? जो सच्चाई है वही कह रहे हैं, जो सच्चाई है वही कह रहे हैं। अब जानने दो, कांग्रेस पार्टी ने उनको चुनाव लड़ाया, उनको विधायक बनाया, उसके बाद वो डर के चले गए। भाई ऐसा ना, अगर उनमें साहस होता तो वो जो है कानूनी तरीके से मुकाबला करते, लेकिन उनमें भाई साहब मैदान में आने तो बुटोला जी के सामने उन्होंने भाजपा की शरण में जाना उचित समझा। तो निश्चित तौर पर बद्रीनाथ की महान जनता ये सब कुछ देख रही है।
और अपने जनादेश के अपमान करने वाले से बदला एक छोटी सी टिप्पणी और एक छोटी सी टिप्पणी विश्व साहब, एक छोटी सी टिप्पणी और चाहूंगा आपसे, फिर मैं मीनाक्षी जी के पास जाऊंगा। प्रश्न ये है कि क्या केदारनाथ बद्रीनाथ में जहां ये चुनाव होना है विधानसभा में, वहां कांग्रेस की अपनी मौजूदगी है या चेहरे की? नहीं, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की अपनी मौजूदगी है। लोकसभा चुनाव का भी समापन हुआ है, आप चुनाव का जो है पूरा डाटा उठा करके देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2019 में जो स्थिति थी उसको बदला है और बहुत कम मार्जिन से हम उस सीट पे जो है भी पिछड़े हैं। और आदरणीय लगभग बुटोला जी मेरे प्रिय मित्र भी हैं, भाई भी हैं। लेकिन ये राजेंद्र भंडारी के चेहरे का कोई करिश्मा नहीं था भैया? क्या करिश्मा था? अपने बूथ पे हरवा दिया भाजपा को राजेंद्र भंडारी जी ने। आप डाटा उठा करके देख लीजिए। राजेंद्र भंडारी जी अब उस प्रकार के लोकप्रिय नेता नहीं रहे वहां पर। जनता उनसे बदला लेना चाहती है और आप लोकसभा चुनाव में गोपेश्वर की सड़कों पे उतरे हुए जन सैलाब को अगर देखना हो, जनता बदलाव लेना चाहती है या फिर कांग्रेस बदलाव लेना चाहती है, ये तो जनता ही तय करेगी कि कौन बदला लेना चाहता है। हनी पाठक जी भी जो है लगभग बुटोला जी के साथ थे, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा मैं जीत का आशीर्वाद नहीं दूंगी, लेकिन कहूंगी कि हारें तो ऐसे हारें कि दुख का पहाड़ न टूटे। ठीक है मीनाक्षी जी छोटी सी टिप्पणी सुनील जी, मैं आऊंगा। हनी पाठक जी आपकी बात मैं आखिर तक जरूर ले लूंगा अभी, लेकिन बीच में नहीं। हाथ जोड़ के निवेदन आपसे, एक छोटी सी टिप्पणी। बिल्कुल, आपकी टिप्पणियां छोटी होती हैं, मैं जानता हूं, सर आंखों पे लेता हूं आपकी टिप्पणियों को। भाई मीनाक्षी गिल्डियाल जी, ये माना जा रहा है कि अब तो चुनाव में समझ लीजिए ऐसी टक्कर हो गई है इस उपचुनाव में, ये प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। एक तरफ राजेंद्र भंडारी, उनकी साख जनता बचाए या फिर बिगाड़े वो जनता तय करेगी, लेकिन मसला अब कांग्रेस भाजपा के साथ साथ चेहरों का भी हो गया। एक तरफ काजी जी हैं, दूसरी तरफ वो बता रहे हैं कि भैया फरीदाबाद से लेके गए हैं, दिल्ली एनसीआर से उठा ले गए, बताओ वहां नहीं था कोई इनके पास। जी बिल्कुल यही बात मैं लगातार कहती आ रही हूँ कि दरअसल होता क्या है कि लोकतंत्र का पर्व जिसे हम कहते हैं, इसमें बेसिकली होता ये है कि जनता के मुद्दों पे काम किया जाता है। हम लोग देखेंगे कि चुनाव जो है जिन मुद्दों पे होना चाहिए उन मुद्दों को कहीं ना कहीं बैकफुट पे लाया जाता है। इन सारी जो अननेसेसरी की ये लोग राजनीति करते हैं इसके नाम पे। आप ये देखिए कि बद्रीनाथ में कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं। आप सोचिए वहाँ जो अनप्लान्ड जो ग्रोथ हो रही है, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे जो अनियंत्रित भीड़ भाड़ वहाँ पे हो रही है, वहाँ पे जो पार्किंग की समस्या हो रही है, ये दरअसल बद्रीनाथ के मुद्दे हैं जिनकी आज मुझे लगता है यहाँ पर भी बात होनी चाहिए थी। लेकिन आप देखेंगे कि जिस प्रकार की राजनीति का खेल इन लोगों ने आज बना दिया है, वो राजनीति सिर्फ ये जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि भीतरी बाहरी, हमारा भगोड़ा, हमारा गद्दार, ठीक है मैं समझ गया। दीपक राय जी, सर आपसे ये समझना चाहूंगा, ये बाहरी भीतरी वाला खेल बड़ा चलता है, इसको लेकर खूब आवाज उठाई जाती है। अभी हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा, अनिल बलूनी जी के लिए कहा जा रहा था बाहरी और ये तमाम सारी चीजें, लेकिन जनता ने जनादेश उनके पक्ष में दिया। अब यहाँ पर भी यही हो रहा है कि स्थानीय और बाहरी। देखिए भारी और भीतरी की अगर हम बात करें, भारी और भीतरी की अगर बात करें तो आप ये देख लीजिए कि नहीं मेरा सवाल दीपक राय जी से है। दीपक राय जी जल्दी से। देखिए सुनील जी, ये सवाल है कि भारी और भीतरी वाला, देखिए हर राजनीतिक पार्टी चुनाव जीतना चाहती है तो वो देखती है कि जो कैंडिडेट है उनका विनिंग वो कितना है, पावर कितना है, तो उस हिसाब से एसेस करती है, वो कैंडिडेट लाती है। तो ओवरऑल देखा जाए इस ये एक चुनावी प्रक्रिया है राजनीति की, उसका एक दांव होता है कि आप कहीं से भी अच्छे कैंडिडेट लाए वहां पे जीते। सबसे बड़ा जीत रहा है वो लास्ट एक तरह से राजनीति का होता है, सभी पार्टियों का ये हुआ है। और यही शायद पार्टियां भी आकलन करती हैं कि जीत का ग्राफ कितना है, क्या है, बाहरी भीतरी वाला नहीं। हनी पाठक जी की एक टिप्पणी जरूरी है भैया, जल्दी से हनी पाठक जी। सुनील जी आपने मेरी टिप्पणी कह दी, मैं यही कहने वाली थी कि प्रवासी और जो बाहरी का शब्द है, देखो शेषपाल भाई मेरे हंसा, तुरंत मुस्कुराए। ठीक, इन्होंने यही कहा बाहरी भीतरी। चलिए मैं आपके मन की बात समझ गया आज। आपकी इस पे हुई। ठीक गणेश बोदियाल जी आखिर हारे ना वहाँ से, यही प्रवासी और ये सब टिप्पणियां बंद कर दो भाई। और बहुत अच्छा हुआ। ठीक है हनी पाठक जी, बहुत अच्छा हुआ। हनी पाठक जी अब चुनाव में जाइए और कमाल करके दिखाइए जैसा कि आप लोगों को उम्मीद है। और बाकी शिषपाल जी यही मैं बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।